अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। बांग्लादेश की मकामी अदालत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 78 साल साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को उनकी गैर मौजूदगी में 1400 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हुए उम्र कैद और सजाए मौत सुनाई। उनके शरीक मुलजमान में साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमाल और साबिक पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं। पुलिस चीफ हिरासत में हैं और जुर्म भी कबूल कर चुके हैं, जबकि मफरूर वजीर दाखिला भी भारत में इस वक्त मौजूद है और उनको भी सजाए मौत सुनाई गई है। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत से पेश की गई अपने ही वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में 36 वोटों से मंजूर हुई, जबकि मुखालफत में 2 वोट्स पड़े। आईनी तकाजे के तहत इसी करारदाद में नामजद उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज राठौर साहब 36 वोट्स मिलने पर आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए, जो 4 साल में आज़ाद कश्मीर के अब चौथे वजीर आजम होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत जहां एक तरफ मुतमईन नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब और अब उनके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब का भी इस्तीफा सामने आ चुका है। और अब इसके बाद जो पेशरफ नजर आ रही है वो ये है कि वकला और अपोजिशन ने भी इस तरमीम के खिलाफ कमर कस ली है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी है असद कैसर साहब, उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में धमाके की ताज़ियत के हवाले से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं, इसीलिए हम जुमे को यौम सियाह मनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हर मकतबे फिक्र से इल्तिजा करते हैं कि आए मुल्क में इंसाफ के निज़ाम के लिए आवाज उठाएं। 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया, अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया। जब मुल्क में इंसाफ का निजाम कम्प्रोमाइज हो जाए, वो माशरी, वो ममालिक, वो जंगल बन जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जंगल का कानून बन गया है, किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जुमे को हम यौम सियाह मना रहे हैं। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को, सियासी पार्टियों को हम उससे इस्तदा करते हैं, मुल्क में इंसाफ के निजाम के लिए आवाज उठाए। 27वीं आईन तरमीम के खिलाफ सक्कर, पेशावर और लाहौर बार्स के वकला ने आज एहतजाज किया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने वकला के एहतजाज में शिरकत करते हुए शुरा से खिताब किया और कहा, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम हक के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान में घर, चादर, चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं रहा। ये जब घर तोड़ें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें और कोई अदालत इंसाफ भी नहीं देगी। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आजादी के लिए खड़े हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने 27वीं आईनी तरमीम के बायस जजेस के मुस्ताफ़ी होने पर सवाल उठाते हुए लंदन में जब वो साफ़ियों से गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे। हमने 6 साल इनके ज़मीर का खमियाजा भुगता है, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। ये सियासी ज़मीर है, इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये ज़मीर पहले जागे होते, जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान हो चुका। जो मुल्क में जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं उनके साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो एहतजाज का जो अमल है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट्स की जा चुकी हैं। हम लीगल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर रूल ऑफ लॉ लविंग पीपल के साथ, जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, जुडिशरी के अंदर बिलीव करते हैं, उनके साथ मिलकर ये हम तहरीक चलाएंगे। जहां एक तरफ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को लेकर अदलिया और वकला में एक तरफ एहतजाज और एक हैजान पाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट की स्टोरी ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो तनाव है उसको भी मजीद बढ़ा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट में छापा गया ये जो तफसीली आर्टिकल है साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की शख्सियत को बदनाम की एक और नाकाम कोशिश है। आर्टिकल लिखने वाली खातून का ताल्लुक हुकूमती जमात से है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आर्टिकल जो है ये उनकी रेपुटेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए एक नाकाम कोशिश है जो हुकूमत वक्त यहाँ पे पिछले कई सालों से करने की कोशिश कर रही है। इसमें जो को ऑथर खातून है हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करती रही है, हमारे पास कानूनी कार्रवाई का हक महफूज है।
दूसरी जानिब चीनी माफिया हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। शुगर मिल्स मालकान ने पंजाब हुकूमत के 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने के हुक्म के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से आज यानी कि 17 नवंबर तक स्टे ऑर्डर ले रखा। हालांकि वफाक और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान जुलाई में किए गए मुआहदे के तहत क्रशिंग 1 नवंबर से होना थी। वफाकी वजीर खुराक राना तनवीर साहब के मुताबिक इस ताखीर का मकसद कीमतें बुलंद रखकर बाकी 2 लाख टन चीनी महंगे दामों बेचना है। मुल्क में इस वक्त चीनी की कीमत तकरीबन 190 से 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। वफाकी हुकूमत ने 7,65,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी और अब तक कोई 3 लाख टन से ज्यादा चीनी बरामद हो चुकी है। शुगर मिल्स मालिकान के अंदरूनी इजलास की जो कहानी सामने आती है वो उसके मुताबिक क्रशिंग की तारीख 28 नवंबर और गन्ने का रेट 400 रुपए फी मन तजवीज किया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत में चीनी के हवाले से एक झेली कमेटी बनाई गई थी जिसे मिर्जा इख्तियार बेग साहब चेयर कर रहे थे। चंद रोज कबल प्रोग्राम में उनका कहना था कि स्टॉक से मुतालिक ये गलत बयानी करके मैनिपुलेट करके चीनी बरामद करवाई गई कि वाफर स्टॉक मौजूद है और बाद में महंगे दामों चीनी दरामद करवाई गई। शुगर की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की एक जिली कमेटी बनाई गई थी जिसको मैंने चेयर करने को कहा था। उसमें लुब लबाब में हमने कंक्लूड करके दिया है इसमें मैनिपुलेशन हुई है, स्टॉक की गलत स्टॉक रिपोर्टिंग हुआ है, उसके बेसिस पे एक्सपोर्ट अलाउ करवा दी, महंगे दामों से इंपोर्ट की गई। स्टैंडिंग कमेटी ने बाद में ये कहा कि एक्सीलेंट रिपोर्ट, हैट्स ऑफ टू यू, बट देन आइडेंटिफाई करें। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, बहुत सारे इशूज़ हैं जिसमें हालिया तरमीम, हालिया एक इकोनॉमिस्ट का जो एक डिटेल रिपोर्ट है उसमें जो एलिगेशंस है उस हवाले से भी, और दीगर जो इवन अफ़गान तालिबान के साथ जो हम देख रहे हैं, अफ़गान रजीम के साथ जो मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में कि जब पै दर पे पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हों और हमारे पास अब शवाहिद, एविडेंसेस, तमाम लीड्स मौजूद हों, हम कैसे वो आगे शेयर करेंगे। बट टू बिगिन विद, अब से कुछ देर पहले आज जो खबर सामने आई, बांग्लादेश की जो साबका वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजिद, उनको बांग्लादेश की एक मकामी अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी है। व्हाट्स योर रिएक्शन टू दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तीसरे मुल्क में जो अदालती फैसला हुआ है उसके ऊपर कमेंट करता को अच्छा नहीं लगता। मैं पॉलिटिकल वर्कर, मैं आई अवॉइड जजिंग पीपल। जो उनकी अदालत ने फैसला किया है बिल्कुल उस फैसले पे जो भी उनकी अंदरूनी मामलात हैं वो अमल दरामद होगा नहीं होगा, किसी किस्म के कमेंट जो है उससे गुरेज करना चाहिए और मैं गुरेज करूँगा इससे। एक बांग्लादेश एक बड़ी टुमल्टस सिचुएशन के बाद जो है अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और हो भी रहा है। तो हमारी दुआ है कि वहाँ पे जो उनके हालात हैं वो पुरअमन रहें और एक ट्रांजिशन टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो। As far this judicial verdict is concerned, I have no comments for that. Right, sir. ख्वाजा साहब, now moving on, ये 2-3 रोज कबल जो द इकोनॉमिस्ट की एक डिटेल रिपोर्ट छपी है जिसमें बुशरा बीबी, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के उस नेक्सस का जिक्र किया जाता है, दावा किया जाता है, कुछ इंकशाफात सामने आते हैं कि हाउ इमरान खान साहब वाज ऑपरेटिंग अंडर द हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ और किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो चल रहा था। ऑल्दो आपका मौक़िफ़ भी, PMLN का मौक़िफ़ भी सामने आया है, बट ये तमाम तर जो अब दोबारा इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट और आपकी इस रिपोर्ट पे बिलखुसूस क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कल से बयानात आ रहे हैं PTI की लीडरशिप के कि वो अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। जरूर करें, बरतानिया में जाके करें, वहाँ पे जहाँ का ये रिसाला है। ऐसे कोई दो नंबरी ना करें कि इधर कहीं पे कर दें, किधर किसी और जगह कर दें। ये बिल्कुल उनको चैलेंज करना चाहिए। अगर उनमें कोई अपने लीडर के लिए कोई इज्जत वकार बाकी है उनके दिल में, तो उनको जरूर चैलेंज करना चाहिए। और ये कल से सिर्फ बयानात के ऊपर जो है इन्हिसार ना करें, तो प्रैक्टिकली को अच्छा सा वकील लेके उसको मोटी सी जो माल इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने उसकी फीस दें और पाउंडों में, और ये चैलेंज करें वहाँ पे जाके UK में। ये जरूर करना चाहिए। ये पहले तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरा ये है कि
دیکھیں جو اس سارے اخذ کیا جاتا ہے، سارے جو بھی آرٹیکل آیا ہے اپنا اکانومسٹ میں، اس سے ایک چیز اخذ کی جاتی ہے کہ بشرا بی بی جو تھیں وہ شی واز ورکنگ فار جنرل فیض اینڈ جنرل باجوہ، وہ دو بندے اس وقت یہی تھے، ان کے لیے کام کر رہی تھیں، اور ان کے ذریعے جو ہے عمران خان کو کنٹرول جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. لیکن عمران خان جو ہے وہ کلپیبلٹی سے جو ہے بالکل ریلیز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا اقتدار اور دولت کا جو لالچ اس کے اندر اتنا کوٹ کے اس کے ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے جو اس کی ذہنی کیفیت تھی، اس میں وہ پہلے اول اور آخر جو ہے وہ پاور اور دولت کا لالچ جو ہے اس نے اس کو اس سارے غلامی کرنے پہ مجبور کیا. ایک خاتون کی جو آپریٹو تھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس وقت جو ہے، یہ ایک نٹ شیل میں یہی آتا ہے. اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کے سارے تانے بانے جو ہیں ایک لمبی اس سٹوری بیان ہوئی ہے اس آرٹیکل کے اندر، جو ہے کچھ پہلے بھی نکلی ہوئی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے رات کو جو انٹرویوز آئے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ ابھی تو بہت کچھ انکشافات ہونے ہیں. تو کیا انکشافات ہونے ہیں؟ جو ان کی ایک ریپوٹیشن ہے عمران خان کی، وہ ڈیفینیٹلی اس سے ڈیمیج ہوگی. جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو گرے ایریا میں لوگ ہوتے ہیں، اور سارے جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں ان کے کوئی ہارڈ کور سپورٹر ہوتے ہیں، کچھ گرے ایریا میں ہوتے ہیں، کوئی فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا کہ یہ دس جینٹلمین بیکاز آف ہز ویکنیس فار ویمن، فار ویلتھ اینڈ فار پاور he became so gullible and so vulnerable کہ وہ میں اب کیا I'm tempted to use some پنجابی ورڈ لیکن میں نہیں کروں گا. آگے چلیں. طرف ہمیں جنرل فیض کے یہ تمام انکشافات جو ہے وہ ایک بار پھر ریسرفیس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ تھرو اے گو بٹوین وہ بشرا بی بی تک وہ تمام انفارمیشن فیڈ کر رہے تھے. وہ ایسی کیا انفارمیشن فیڈ کر رہے تھے؟ اینڈ بشرا بی بی بینگ کلیئر وائنٹ کہ جہاں پر وہ اپنے سپر نیچرل پاورز کا استعمال کر رہی تھی، وہ خود بھی پریمپٹ نہیں کر سکی. ڈو یو فائنڈ آل دس بلیویبل سر؟ دیکھیں جو ان کی پاورز کی آپ بات کر رہی ہیں محترمہ بشرا بی بی کی، وہ تو ثابت ہوا ہے کہ وہ پاور جو تھی ایسے ہی جو ہے وہ ڈرامہ ہی تھا، یا کوئی جو ہے عمران خان کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ کوئی انٹیلیجنس کا کوئی ایجنٹ تھا جو ان کو چیزیں فیڈ کرتا تھا، اور 2 دن کے بعد وہ چیزیں ہو جاتی تھیں تو وہ عمران خان بڑا امپریس ہو جاتا تھا. یہ سٹوری سے جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ وہ میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا کہ ان کو کیا بنایا گیا ساری انفارمیشن کے بیسس کے اوپر محترم عمران خان صاحب کو، اور ان تک یہ خبر پہنچے گی. میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بلیو کریں گے کہ ان کی بیگم ان کو جو ہے ان کے ساتھ 2 نمبری کر سکتی ہے. بہرحال ہوئی ہے. کہ مجھے جب گھر انہوں نے بلایا جنرل اعجاز امجد نے، تو مجھے وہ نیچے بیسمنٹ میں لے گئے. عمران تنویر میرے ساتھ تھا، تو بیسمنٹ میں لے گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ تم کنڈیم کرو نواز شریف کو. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل باجوہ کے متعلق دیا گجرانوالہ کے جلسے میں، انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر، اور جنرل فیض کے متعلق تم اس کو کنڈیم کرو، اور ہم تمہارا نیب کی انکوائری ختم کر دیں گے، ہم فلاں تمہارے کوئی سیالکوٹ کنٹونمنٹ میں تمہیں پرابلمز ہیں. میں نے کہا جی کوئی پرابلم ختم ہو جائیں گی، میں انکوائری ہو رہی ہے، میرے خلاف کچھ نہیں ہے. نیب کو اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی، میں نیب 6 مہینے قید کٹ کے آیا، میرے خلاف تو کچھ نہ نکلا، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. لیکن انہوں نے یہ دھمکی دی اور یا لالچ دیا کہ تم اسٹیٹمنٹ دو. میں نے کہا جی میں تو نہیں دوں گا. پھر انہوں نے تنویر کو کہا کہ اس کو بناؤ. تنویر نے کہا جی وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو تنویر آلسو کہ اس نے میرے پہ کوئی قطعی طور پہ کوئی پریشر یا کوئی انڈیکیٹ بھی کیا ہو کہ تم یہ کام کرو. کام تو میں نے کرنا نہیں تھا، لیکن تو یہ جب یہ ایک ڈائریکٹلی آئے یہ اس قسم کی سجیشن یا دھمکی کسی سے،
ख्वाजा साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।